अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 17 में हम फ़ॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में पढ़ेंगे कि फ़ॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हमारे पास कौन कौन सी मार्केट्स हैं और बेसिकली फ़ॉरेन एक्सचेंज मार्केट में किस चीज़ की ट्रेड हो रही होती है। इन फ़ॉरेन एक्सचेंज मार्केट देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट। फर्स्ट इज़ स्पॉट मार्केट एंड सेकेंड इज़ द फॉरवर्ड मार्केट। अब स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट में डिफरेंस क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि फ़ॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ट्रेड किस चीज़ की हो रही होती है। जैसे कि बहुत सारी मार्केट्स हमारे पास आती हैं, गुड्स मार्केट है और सर्विसेज मार्केट है, इसी तरह मनी मार्केट है, इसी तरह फ़ॉरेन एक्सचेंज मार्केट है। और इस मार्केट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, इंपोर्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ में ज़रूरत पड़ती है हमें दूसरी करेंसीज़ की, फ़ॉरेन करेंसीज़ की। बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हम अपनी करेंसी में नहीं कर सकते, हमें उसके लिए फ़ॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ती है। हम आगे जो है वो मैं डिमांड और सप्लाई का डिस्कस करूँगी कि क्यों जो है वो हम किन किन चीज़ों की वजह से हम डिमांड कर रहे होते हैं फ़ॉरेन करेंसीज़ की, और कौन से ऐसी रिसोर्सेज हैं जिनके थ्रू हमारे पास सप्लाई आ रही होती है फ़ॉरेन करेंसी की। तो जब डिमांड और सप्लाई दोनों एग्जिस्ट करती हैं तो वो मार्केट जहाँ डिमांड और सप्लाई जो है वो बायर्स और सेलर जो हैं वो मिलते हैं, और एक उनकी डिमांड और सप्लाई के इंट्रैक्शन से एक रेट डिटर्मिन होता है। वो रेट कहलाता है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट जो है वो आपका बिटवीन टू करेंसीज होता है कि अगर आप कोई एक मार्केट देख रहे हैं तो इस एक मार्केट में आप कोई दो करेंसीज को आपस में कंपेयर कर रहे होंगे, और उसकी डिमांड और सप्लाई के इंट्रैक्शन से उन दो करेंसीज के दरमियान एक्सचेंज रेट डिटर्मिन होता है। अच्छा, अब स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट पर अगर हम आ जाएं, स्पॉट मार्केट वो मार्केट होती है जब हमें किसी ट्रांजैक्शन की पेमेंट फ़ौरन करनी हो। यानी हमने कोई ट्रांजैक्शन करी, कोई एक्सपोर्ट करी या कुछ भी, हमने कोई सी भी ट्रांजैक्शन करी जिसकी पेमेंट हमें फ़ौरन करेंसी में करनी है, इन टर्म्स ऑफ चाहे वो डॉलर्स हो, पाउंड्स हो, यूरो हो, कोई सी भी फ़ौरन करेंसी हो। तो अगर हमें किसी ट्रांजैक्शन की फ़ौरन पेमेंट करनी है तो हम स्पॉट रेट पे कर रहे होते हैं। स्पॉट रेट वो रेट होता है जो कि विद इन 2 डेज़ जो आपका रेट चल रहा होता है, एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो यानी आप इसको आसान टर्म्स में कह लें कि ये स्पॉट रेट आपका करंट रेट होता है, जो करंट एक्सचेंज रेट होता है। आप उस पर अगर पेमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अगर आपको फ़ौरन किसी ट्रांजैक्शंस की पेमेंट करनी है तो आप स्पॉट और करंट रेट पे कर रहे होते हैं जो चल रहा होता है। लेकिन अगर आपको कोई भी पेमेंट जो है वो 3 मंथ्स बाद करनी है, 6 मंथ बाद करनी है, 9 मंथ बाद करनी है, तो ऐसे में क्या होता है कि देखिए, मैं इसकी एग्जांपल ऐसे दूं कि अभी डॉलर टू रुपीज़ जो एक्सचेंज रेट चल रहा है वो 160 रुपीज़ चल रहा है। एक डॉलर जो है वो आपका 160 रुपीज़ के इक्वल चल रहा है अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर मैं अभी एक ट्रांजैक्शन कर रही हूँ, मैंने जो है वो इम्पोर्ट करा है, कोई चीज़ मैंने इम्पोर्ट करी है और मैंने उसकी पेमेंट करनी है 3 मंथ बाद। अब मुझे क्या डर है कि 3 मंथ बाद अगर डॉलर फर्दर जो है मुझे उसकी पेमेंट करनी है इन टर्म्स ऑफ डॉलर, और मुझे ये रिस्क है कि अगर 3 मंथ के बाद जो है वो एक्सचेंज रेट मज़ीद इंक्रीज़ हो जाता है और डॉलर जो है वो फर्दर जो है वो एक्सपेंसिव हो जाता है, तो अभी जितने मुझे रुपीज़ देने पड़ेंगे उतने डॉलर्स को कन्वर्ट कराने के लिए जब 3 मंथ बाद मुझे उससे ज़्यादा जो है वो पैसे चाहिए होंगे, क्योंकि डॉलर एक्सपेंसिव हो जाएगा तो मुझे ज़्यादा पैसे देकर डॉलर को ख़रीदना पड़ेगा। तो मुझे ये ख़तरा हर वक्त लगा रहता है, क्योंकि आपको जब भी पेमेंट फ्यूचर में करनी होती है, कुछ टाइम बाद करनी होती है, तो आप हमें हर वक्त जो है वो इस खतरे में रहते हैं कि अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज़ हो गया तो मुझे लॉस हो जाएगा, मुझे ज़्यादा पे करना पड़ जाएगा। अगर एक्सचेंज रेट डिक्रीज़ हो गया उस सूरत में तो आपको फ़ायदा है कि अब अभी आपको जितने पैसे देने पड़ रहे हैं उस वक्त उससे कम देने पड़ेंगे, लेकिन अगर इंक्रीज़ हो गया तो आपको लॉस है। इस सूरत में इस एक्सचेंज रिस्क से बचने के लिए, एक्सचेंज रेट के रिस्क से बचने के लिए आप फॉरवर्ड मार्केट में इंटर होते हैं। आप फॉरवर्ड मार्केट में इंटर होकर आप उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आप कहते हैं कि फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट बेसिकली बिल्कुल ऐसा है कि ये आज की प्राइस है, फ्यूचर एक्सचेंज रेट की आज की प्राइस। वो आपको एक एक्सचेंज रेट दे देते हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट, कि अगर आप 3 मंथ बाद आएंगे और आपको जो है वो डॉलर परचेज करना होगा तो आपको इसी रेट पे मिलेगा। अब
3 मंथ बाद एक्सचेंज रेट को कुछ भी हो जाए, चाहे वो इंक्रीज़ हो चाहे वो डिक्रीज़ हो, ना आपको प्रॉफिट होगा ना आपको लॉस होगा, आप रिस्क से बच गए। ठीक है, अब आप अभी सर्टेन हो गए कि 3 मंथ के बाद मुझे कितने पैसे चाहिए डॉलर को कन्वर्ट कराने के लिए, आपको अभी से एक्सचेंज रेट जो है वो पता चल गया। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको ये रिस्क नहीं रहता कि कहीं एक्सचेंज रेट जो है वो इंक्रीज़ ना हो जाए और मुझे लॉस ना हो जाए। तो अगर आपको कहीं भी जाना है वेकेशंस स्पेंड करने के लिए और आपको 3 मंथ बाद जाना है और आपके पास एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ लोकल करेंसी है, आपके पास सिर्फ इतनी लोकल करेंसी है, आप इससे ज़्यादा नहीं है, और आपको ये ख़तरा है कि एक्सचेंज रेट अगर इंक्रीज़ हो गया, मुझे जहाँ जाना है अगर वो करेंसी एक्सपेंसिव हो गई, तो मेरे जो हॉलीडेज़ के लिए मैंने जो भी पैसे रखे हुए हैं वो कम पड़ जाएंगे, और फिर मेरी उसकी वजह से हॉलीडे वेकेशंस जो हैं वो इफ़ेक्ट होंगी। तो इस वजह से इन बहुत सारी रीजंस की वजह से आप क्या करते हैं कि फॉरवर्ड मार्केट में एंटर होकर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं एक वहाँ पर, और पहले से ही आपको पता चल जाता है फ्यूचर एक्सचेंज रेट, तो एक आप सर्टेन हो जाते हैं। अच्छा, अब एक्सचेंज रेट सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। एक्सचेंज रेट की हमारे पास 2 डेफिनेशंस आती हैं। पहली डेफिनेशन आपकी ये कहती है कि वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तानी रुपीस। पहली डेफिनेशन में हम किस तरह लिख रहे होते हैं एक्सचेंज रेट को, जैसे रुपीज़ ओवर डॉलर। ये आपको क्या कह रहा है कि वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान करेंसी रुपीज़, यानी आप डॉलर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तानी रुपीज़ दे रहे हैं कि $1 160 रुपीज़ का है। ठीक है, $1 अगर 160 रुपीज़ का है, तो आप क्या बोल रहे हैं कि आप डॉलर की वैल्यू बता रहे हैं, किस टर्म्स में, रुपीज़ के टर्म्स में बता रहे हैं कि $1 160 रुपीज़ का है। लेकिन अगर आप इस डेफिनेशन को यूज़ कर रहे हैं डॉलर ओवर रुपीज़, तो ये आपको बता रहा है कि रुपीज़ की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डॉलर। यूजुअली हम कौन सी डेफिनेशन यूज़ कर रहे होते हैं, ज़्यादातर हम ये डेफिनेशन यूज़ करते हैं, और इसकी एक वजह है बहुत मेन। इसकी वजह ये है कि जो भी करेंसी जो है, जिस करेंसी की वैल्यू ज़्यादा होती है, अगर आप किसी 2 करेंसी को जो है वो आपस में कंपेयर कर रहे हैं, तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी आप वो डिनोमिनेटर में रखेंगे, तो आपके लिए एनालिसिस करना आसान हो जाएगा। जैसे अगर हम रुपीज़ और डॉलर को कंपेयर करें, तो डॉलर की वैल्यू रुपीज़ से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम डॉलर को नीचे रखेंगे तो हमारे लिए एनालिसिस करना आसान होगा। क्यों? क्योंकि $1 कितने के इक्वल है, 160 रुपीज़ के। अगर मैं दूसरी तरह लिखूं, इसको डॉलर ओवर रुपीज़ करके लिखूं, तो मेरे लिए 1 रुपीज़ के कितने डॉलर के इक्वल है, ये मेरे लिए निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका आंसर मेरे पास बहुत ज़्यादा पॉइंट की सूरत में आ रहा होगा, बहुत पॉइंट्स में आएगा, 0.00 समथिंग। तो चूँकि 1 रुपीज़ के एनालिसिस अगर हम इस तरह मैं बताना चाहूँगी तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा बनिस्बत अगर मैं इस तरह बताऊँ कि $1 160 रुपीज़ का है, इसको समझना आसान है। तो अगर आप अगर आप वो इस डेफिनेशन इस तरह की लें कि आप जिस करेंसी की वैल्यू ज़्यादा है उसको आप डिनोमिनेटर में रखें और न्यूमरेटर में आप उस करेंसी को रखें जिसकी वैल्यू कम है, तो आपके लिए एनालिसिस करना आसान हो जाएगा। तो इसलिए हम ये वाली डेफिनेशन रखते हैं। अच्छा, जब हम इस डेफिनेशन को रखेंगे तो हम किस तरह ग्राफ बनाएंगे और किस तरह जो है वो हम इसको समझेंगे। देखें, अगर जो करेंसी आप नीचे डिनोमिनेटर में रख रहे हैं, आप जब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बनाएंगे उन 2 करेंसीज की, तो आप डिमांड और सप्लाई उसी करेंसी की रखेंगे, ठीक है, जिसको आपने डिनोमिनेटर में रखा है। आप देखें, ये डिमांड ऑफ डॉलर, सप्लाई ऑफ डॉलर है, और यहाँ पे आपकी वही करेंसीज चल रही हैं। फॉर एग्जांपल के फर्स्ट इंट्रैक्शन जो है डिमांड और सप्लाई का, वो यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे एक्सचेंज रेट आपका चल रहा है 150, यानी $1 150 रुपीज़ के इक्वल है। फिर किसी वजह से जो है वो आपकी डॉलर की डिमांड इंक्रीज़ हो गई, ठीक है, आपको इम्पोर्ट करना है ज़्यादा, या कोई भी वजह है जिसकी वजह से आपने डॉलर की डिमांड ओवरऑल कंट्री में इंक्रीज़ हो गई, आपका ये कर्व आगे शिफ्ट हो गया, ठीक है। आपका अब न्यू एक्सचेंज रेट डिटर्मिन हुआ, डिमांड, एक्सेस डिमांड, जब भी किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है, ये ओवरऑल एक लॉ है कि उसकी प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ होगा, एक्सचेंज रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, 150 से 160 हो गया, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है,
एक चीज़ आपको समझनी है, इस डेफिनेशन के थ्रू आपका क्या होगा कि जब आपके डिमांड ऑफ डॉलर इंक्रीज हो और एक्सचेंज रेट इंक्रीज हुआ, तो एक्सचेंज रेट इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि आपका डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है और आपकी पाकिस्तानी रुपी डेप्रिशिएट हो रही है। यानी इस डेफिनेशन के तहत आपका एक्सचेंज रेट और वैल्यू ऑफ लोकल करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी जो आपकी कंट्री की रुपीज़ है, ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड होगा एक दूसरे के। तो जब भी एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है कि आपके रुपए की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है, फॉरेन करेंसी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है और आपकी रुपीज़ की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ज़रूरी है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि बेसिकली हम डिमांड कर क्यों रहे होते हैं फॉरेन करेंसी की, किस वजह से हम डिमांड करते हैं। बहुत सारी, एक सबसे पहले तो इंपोर्ट हमारी मेजर डिमांड होती है कि हमें कोई ऐसी चीज़ जो हमें बाहर से मंगवानी है उसकी जो हम पेमेंट करेंगे उन्हें, वो उनकी करेंसी के टर्म्स में करेंगे, अपनी करेंसी में नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनके लिए बिल्कुल यूज़लेस है। तो इम्पोर्ट्स के लिए हमें जो है वो फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा फॉरेन डेट्स हमारे ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर तो बहुत सारे डेट्स हैं, बहुत सारी लाइबिलिटीज़ हैं। तो लाइबिलिटीज़ हैं, ऑफ कोर्स वो आप अपने पैसों में नहीं जो है वो पे कर सकते, आप उन्हीं की करेंसी में उन्हें पे करेंगे। इसके अलावा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो आप मैंने डिस्कस कर ली थी चैप्टर 15 में कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी है, अगर आपको बाहर कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, शेयर्स खरीदने हैं, बॉन्ड्स खरीदने हैं बाहर की किसी कंपनी के, तो आप उनकी करेंसी में जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपनी करेंसी में नहीं कर सकते। फॉरेन टूर, आपको टूर पे जाना है, आपको उनकी करेंसी की ज़रूरत है। आप कोई फॉरेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंपोर्ट कर रहे हैं, आपको करेंसी की ज़रूरत है, फॉरेन करेंसी। कैपिटल आउटफ्लो, स्पेकुलेशन, अगर आपको बाहर किसी फॉरेनर्स को गिफ्ट देना है, ग्रांट देनी है इन टर्म्स ऑफ रुपी, इन टर्म्स ऑफ मनी, तो आप वो उनकी करेंसी में देंगे, अपनी करेंसी में नहीं देंगे। स्पेकुलेशन के बारे में फर्दर हम चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, पूरा आपका स्पेकुलेशन पे डिपेंड करता है आगे एक्सचेंज रेट में स्पेकुलेशन का क्या रोल है, या आप पूरा पढ़ेंगे कि स्पेकुलेटर्स जो होते हैं वो यूजुअली क्या करते हैं कि उन्हें लग रहा होता है कि डॉलर्स की वैल्यू जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है, तो वो क्या करते हैं, अपनी डिमांड बढ़ा देते हैं डॉलर्स की, ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करना चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हमारे पास डॉलर होगा, जब फ्यूचर में वो मज़ीद उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो हम उससे सेल करके प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। तो स्पेकुलेशन की वजह से भी डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी जो है वो तेज़ी से इंक्रीज़ होती है। तो ये तो है डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। अच्छा, अब सप्लाई पे अगर हम आ जाएं, तो सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी हमारे पास कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो एक्सपोर्ट जो मेजर जो है वो रीज़न है सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी का, कि एक्सपोर्ट के थ्रू हमारे पास जो है वो फॉरेन एक्सचेंज आ रहा होता है। जब हम बाहर के किसी मुल्क को, फॉरेन कंट्री को अपनी कोई चीज़ जो है वो सेल करते हैं, तो हमारे पास जो है वो जो पेमेंट करते हैं वो हमारे पास उनकी पेमेंट जो है वो आ रही होती है। क्यों अच्छा ऐसा क्यों होता है कि हम तो अपनी पेमेंट जो है वो उनकी करेंसी में कर रहे हैं और वो पेमेंट अपनी करेंसी में कर रहे हैं, क्योंकि कुछ करेंसीज इंटरनेशनल करेंसीज हैं जो ओवरऑल जनरली एक्सेप्टेबल हैं, जैसे कि डॉलर्स, यूरो और कुछ करेंसीज ऐसी हैं जो कि आपकी जनरली एक्सेप्टेबल हैं, इनमें ट्रांजैक्शन हो सकती है। तो ठीक है, तो आप अगर आपके पास जो है वो डॉलर्स हैं तो आप डॉलर में पेमेंट कर सकते हैं, या आपके पास यूरो है तो आप यूरो में पेमेंट कर सकते हैं। येन भी इंटरनेशनल करेंसी में जो है वो शामिल हो गई है। तो 4-5 करेंसीज ऐसी करेंसीज हैं जो कि इंटरनेशनल करेंसीज में शामिल होती हैं, खासतौर पर डॉलर। तो वो अगर उनके पास डॉलर्स हैं तो वो डॉलर में पेमेंट कर सकते हैं। तो और इसके अलावा अगर किसी बाहर के किसी मुल्क ने आपसे लोन लिया हुआ है तो उसके थ्रू आपके पास जो है वो फॉरेन एक्सचेंज आ जाता है। कोई बाहर की जो कंपनी है वो यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसके थ्रू आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आता है। रिमिटेंसेस बहुत मेजर रोल अदा करते हैं। आपके यहाँ के कोई लेबर, आप कोई वर्कर बाहर काम कर रहा है तो वो अपनी फैमिली को जो है वो पैसे दे रहा होता है, फॉरेन करेंसी के टर्म्स में आ रहे होते हैं वो। कैपिटल इनफ्लो, वही बात है, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट हो रही है, कोई कंपनी अपना यहाँ पे जो है वो ब्रांच खोल रही है, या किसी भी तरह की कोई चीज़ हो रही है तो आपके पास कैपिटल आ रहा है। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, बाहर के मुल्क से आपके पास कोई ग्रांट आ रहा है,
आ रही है, गिफ्ट कोई मिल रहा है आपको इन टर्म्स ऑफ मनी, तो वो फॉरेन करेंसी के टर्म्स में मिलेगा। अच्छा, अब ये कुछ केसेस हैं, 2 केसेस जिनके थ्रू आपको ये पता चलना चाहिए कब जो है वो डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होती है, कब सप्लाई इंक्रीज़ होती है। पहला केस आपको ये कह रहा है कि दिसंबर ईद के मौके पर ज़्यादातर क्या होता है कि बाहर से जो है वो लोग आपकी कंट्री में आ रहे होते हैं। ये भी होता है कि बाहर कोई जो है वो आपकी बहुत से लोग रहते हैं वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए आ रहे होते हैं, या किसी भी रीज़न की वजह से। दिसंबर ईद के जो सीजन्स होते हैं इनमें ज़्यादातर बाहर से लोग आपकी कंट्री में आ रहे होते हैं। तो इस केस में मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट में। जब बाहर से लोग यहाँ पे आएंगे वो अपनी करेंसी साथ लेकर आएंगे, और जब करेंसी साथ लेकर आएंगे तो सप्लाई इंक्रीज होगी डॉलर्स की, जो मेजर डॉलर हम ज़्यादा इसीलिए ले रहे हैं कि इंटरनेशनल करेंसी है, ज़्यादातर इसमें ट्रांजेक्शन हो रही होती है। तो ये आपके डॉलर और की सप्लाई और डिमांड का जो है वो आपने ये मार्केट बनाई हुई है, और यहाँ पे क्या हुआ कि आपकी सप्लाई इंक्रीज़ हो गई। सप्लाई जब इंक्रीज़ होती है, एक्सेस सप्लाई की वजह से प्राइसेस डिक्रीज़ होती हैं। तो क्या हुआ, जब सप्लाई ऑफ डॉलर इंक्रीज़ हुई तो आपका एक्सचेंज रेट जो है वो डिक्रीज़ हो गया। और एक्सचेंज रेट डिक्रीज़ होने का मतलब आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए कि एक्सचेंज रेट डिक्रीज़ हो रहा है तो डॉलर की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है और आपकी रुपीज़ की वैल्यू जो है वो अप्रिशिएट हो रही है। ठीक है। दूसरा केस क्या है कि पीपल गो लंदन ऑन वेकेशंस, लोग जा रहे हैं वेकेशंस में लंदन। अब जब वो लंदन जा रहे हैं तो वो रुपीज़ तो लेकर जाएंगे नहीं, वो डॉलर्स लेकर जाएंगे, और जब वो डॉलर्स उनको लेकर जाने हैं तो वो डॉलर्स की डिमांड अपनी इंक्रीज़ कर देंगे। हर कोई ये चाहेगा कि मैं डॉलर्स परचेज़ कर लूँ, और वो डॉलर परचेज़ क्या देकर करेगा, रुपीज़ देकर। तो हर कोई जो है वो सेंट्रल बैंक और जो एक्सचेंजर हैं उनके पास जाके बोलेगा कि मैं रुपीज़ देता हूँ, आप मुझे डॉलर्स दे दें। जितने भी डॉलर्स की उसे रिक्वायरमेंट होगी एक्सचेंज रेट से उन्हें कन्वर्ट करके रुपीज़ के इक्वल वो रुपीज़ दे देगा और डॉलर्स ले लेगा। तो सब क्या करना चाह रहे होंगे उस मौके पर, डॉलर लेना चाह रहे होंगे, तो सब डॉलर की डिमांड इंक्रीज़ कर देंगे, ज़्यादातर जो जाना चाहते हैं वेकेशंस पे। तो उन सीजन्स में जहाँ सब टूर पे जाना चाह रहे हैं तो आपकी डॉलर की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, तो आपका एक्सचेंज रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी आपका डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है और आपकी रुपी जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, डेप्रिशिएट हो रहा है रुपीज़। अच्छा, एक जल्दी से एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि बेसिकली ये एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन हो क्यों रही होती है। देखिए, हमारे पास जब सोर्सेज जो हैं वो सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम हो, आने के कम हों और जाने के ज़्यादा हों, आपके पास ज़्यादातर ऐसे सोर्सेज हैं जिनके थ्रू आप जो है फॉरेन एक्सचेंज आपको देना है, और आपको जो ऐसे रिसोर्सेज जहाँ सप्लाई आपके पास कम हो रही है फॉरेन करेंसी की और डिमांड अगर आपके पास ज़्यादा है तो ऑब्वियसली फिर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है और जब वो प्रेशर क्रिएट होता है तो उसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं। अब मार्केट में 5 लोग ऐसे हैं जो कि डॉलर की डिमांड कर रहे हैं, जबकि सिर्फ 2 सोर्सेज से जो है वो सप्लाई आ रही है। तो ऑब्वियसली जब डिमांड का प्रेशर ज़्यादा होगा, सप्लाई कम होगी, तो फिर जिस करेंसी की डिमांड ज़्यादा होगी उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरह ये वर्क करता है कि जब आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट में जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रखा हुआ है सेंट्रल बैंक के पास, और ओवरऑल जो है वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में आपके पास फॉरेन एक्सचेंज और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो जब डिमांड ज़्यादा है और उसकी सप्लाई कम है तो इस वजह से डॉलर कंटिन्यूसली आपकी कंट्री में अप्रिशिएट हो रहा है। नाउ व्हाट इज़ फ्लोटिंग एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट होता है जिसमें मार्केट की फोर्सेस जो हैं वो खुद डिटर्मिन कर रही होती हैं एक्सचेंज रेट, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं हो रही होती। और अभी तक हम मार्केट फोर्सेस ही पढ़ रहे थे कि फॉर एग्जांपल कि ये इस एक्सचेंज रेट पे क्या है, इस एक्सचेंज रेट पे आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इस एक्सचेंज रेट पे देखें, ये मैंने ग्राफ जो है वो बुक से लिया है, इसी वजह से कि अगर आप बुक का ग्राफ देखें तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। इन्होंने यहाँ पे पाउंड की मार्केट ली हुई है, और देखिए इन्होंने एक्सचेंज रेट किस तरह लिखा है, डॉलर ओवर पाउंड, यानी पाउंड की वैल्यू डॉलर से ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने पाउंड को कहाँ रखा है,
डिनोमिनेटर में रखा है और डॉलर को जो है उन्होंने न्यूमरेटर में रखा है और उन्होंने उसी की मार्केट जो है वो पाउंड की मार्केट यहाँ पे पाउंड की डिमांड और सप्लाई शो की हुई है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1.98 के एक्सचेंज रेट पे आपका डिमांड ऑफ पाउंड कम है जबकि सप्लाई ऑफ पाउंड बहुत ज़्यादा है, यानी सोर्सेस ऑफ सप्लाई ज़्यादा है जबकि डिमांड जो है वो उतनी नहीं है। तो ये जो आपका गैप क्रिएट हो रहा है, इस गैप में क्या हो रहा है, एक्सेस सप्लाई हुई हुई है। एक्सेस सप्लाई जब होती है तो आपकी प्राइसेस डिक्रीज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्सचेंज रेट मेंटेन नहीं हो रहा, तो जैसे ही डिमांड आपकी सप्लाई ज़्यादा हुई डिमांड से, फॉरेन मार्केट फोर्सेस ने वर्क किया और एक्सचेंज रेट आपका डिक्रीज होके 1.60 पे आ गया। 1.60 पे जब आया तो क्या हुआ कि आपकी डिमांड और सप्लाई इक्वल हो गई। अच्छा, ये होता कैसे, ये प्रोसेस के फॉर एक्सचेंज रेट डिक्रीज हुआ, फॉरेन जो है ये आपस में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। देखिए जब 1.98 से 1.60 पे, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1.98 एक्सचेंज रेट आपको क्या बता रहा है कि एक पाउंड इक्वल है 1.98 डॉलर्स के, ठीक है। यानी आप एक पाउंड देकर 1.98 डॉलर देंगे तो आपको एक पाउंड मिलेगा, ठीक है। अब जब इस एक्सचेंज रेट पे आपकी डिमांड जो है वो बहुत कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो आपका एक्सचेंज रेट गिरा और एक पाउंड इक्वल हो गया 1.60 डॉलर के, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब पाउंड आपका चीपर हो गया, ठीक है। एक्सचेंज रेट गिरने से आपका पाउंड चीपर हो गया। पहले अगर किसी को जो है वो पाउंड कोई ऐसी चीज़ खरीदनी थी जिसकी पेमेंट वो सिर्फ पाउंड में कर सकते थे, तो पाउंड वो गुड्स जो हैं वो उनके लिए एक्सपेंसिव पड़ रहे थे। वो गुड उन्हें, एक गुड जो है वो एक पाउंड का गुड लेने के लिए उन्हें 1.98 डॉलर्स देने पड़ रहे थे, जबकि अब पाउंड के चीपर होने की वजह से अब उन्हें सिर्फ पेमेंट करनी पड़ रही है 1.60 डॉलर्स देने पड़ रहे हैं और उन्हें वही चीज़ जो पहले उन्हें 1.98 डॉलर्स देकर मिल रही थी, अब उन्हें 1.60 डॉलर देकर जो है वो मिल रही है, ठीक है। तो अब उनके लिए वो चीज़ें जो कि वो पाउंड से परचेज कर सकते हैं, वो चीज़ें अब उनके लिए चीपर हो गई हैं। तो जब चीपर हो गई वो चीज़ें, तो उन्होंने क्या किया, अपनी डिमांड इंक्रीज़ कर दी, ठीक है। डिमांड इंक्रीज़ कर दी, तो डिमांड आपकी जो है वो पहले इतनी थी, अब ये आगे आए हैं अब इसकी कर्व पे और अब डिमांड इतनी हो गई है। इसी तरह सप्लाई जो है वो पहले सप्लाई एक्सेस सप्लाई थी, लेकिन अब जब सब जो है वो पाउंड के चीपर होने की वजह से अब सब चाह रहे हैं कि पाउंड में जो गुड वो ख़रीद सकते हैं, जो पहले उनके लिए एक्सपेंसिव पड़ा था अब उस बनिस्बत उसके चीपर हो गया, तो अब सब जो है वो पाउंड में परचेज करना चाह रहे हैं चीज़ें। तो अब सब क्या चाह रहे हैं, अब पाउंड की डिमांड इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो अब उसकी सप्लाई, पहले जो एक्सेस सप्लाई थी अब वो एक्सेस सप्लाई नहीं रही, ठीक है। तो क्योंकि अब डिमांड इंक्रीज हो गई है, तो जितनी एक्सेस सप्लाई थी उसको डिमांड ने कवर कर लिया और यहाँ पे एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया एट द एक्सचेंज रेट ऑफ 1.60, ठीक है। तो डिमांड कर्व भी क्यों आपका जो है वो डाउनवर्ड स्लोप हो रहा होता है, क्योंकि जैसी ही इस करेंसी की जो है वो वैल्यू डिक्रीज होगी, एक्सचेंज रेट डिक्रीज होगा, तो फ़ौरन इस करेंसी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। यही चीज़ हमने यहाँ पे देखी, जैसे ही एक्सचेंज रेट डिक्रीज हुआ अब सब चाह रहे हैं कि वो पाउंड में जो भी चीज़ें पहले परचेज नहीं कर पा रहे थे वो अब परचेज करना शुरू हो जाए, तो सबके सब पाउंड की जो है वो डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें जो है वो चीज़ें चीपर पड़ रही हैं। तो इसी वजह से जैसे ही इसकी प्राइस डिक्रीज़ हुई इसकी डिमांड इंक्रीज़ हो गई, इसीलिए डिमांड कर्व जो है उसका स्लोप डाउनवर्ड होता है। अच्छा, अब अगर हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की बात करें तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियली लिंक कर देता है करेंसी को फॉरेन करेंसी से कि इतनी इतनी जो है वो लिमिट है, इस लिमिट से ज़्यादा अगर एक्सचेंज रेट हुआ या इस लिमिट से कम एक्सचेंज रेट हुआ तो हम उसे नहीं होने देंगे, हम इंटरवीन करेंगे। यानी इस लिमिट के अंदर एक्सचेंज रेट रहना चाहिए, इससे ऊपर या इससे नीचे नहीं होना चाहिए। तो जब इस तरह की पॉलिसीज़ गवर्नमेंट कर ले तो ये आपकी फिक्स एक्सचेंज रेट हो जाता है, क्योंकि आप इसको मार्केट फोर्सेस पे नहीं छोड़ रहे कि जिस तरह की डिमांड और सप्लाई होगी एक्सचेंज रेट खुद एडजस्ट हो जाएगा। नहीं, आपने एक लिमिट बना दी है कि इस लिमिट के अंदर एक्सचेंज रेट रहना चाहिए। अच्छा, अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो है वो कहाँ कहाँ जो है वो यूज़ हो रहा होता है।
यूजुअली आजकल क्या हो रहा है कि जो डेवलपिंग और एमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं वो अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहती हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट के थ्रू उनके पास फॉरेन एक्सचेंज आ रहा होता है। तो वो अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कौन सी पॉलिसी जो है वो यूज़ करती हैं, वो अपनी करेंसी को जो है वो डी वैल्यू कर देती हैं, यानी अपनी करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी के मुकाबले में कम कर देती हैं। और इसका फ़ायदा उन्हें क्या होता है कि जब उनकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है तो उनके गुड्स भी जो हैं वो चीपर हो जाते हैं। जब आपके पास जब एक करेंसी की वैल्यू कम है, यानी इसको मैं जल्दी से इस तरह समझा दूं अगर आपके लिए मुश्किल हो ये चीज़, कि $1 पहले अगर कुछ टाइम पहले तक जो है वो 130 रुपीज़ के इक्वल था, ठीक है। अब $1 इक्वल हो गया है 160 रुपीज़ के। अब बाहर के लोगों के लिए हमारी चीज़ें चीपर कैसे हो गई हैं? पहले जो है वो उन्हें $1 देने पर सिर्फ इतने की चीज़ 130 रुपीज़ की वो चीज़ परचेज़ कर सकते थे। अगर उन्हें जो है वो उनके पास सिर्फ $1 की उन्हें कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो उन्हें सिर्फ 130 रुपीज़ की वो चीज़ जो है वो परचेज़ कर सकते थे, जबकि अब $1 देकर उन्हें 160 रुपीज़ तक की चीज़ कोई भी चीज़ जो वो परचेज़ करना चाहते हैं वो ख़रीद सकते हैं। यानी अब $1 में ज़्यादा रुपीज़ आ रहे हैं, अब वो ज़्यादा परचेज़ कर सकते हैं हमसे। अब उनके लिए अब हमारी चीज़ें चीपर हो गई हैं। तो बिल्कुल इसी तरह अपनी एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करने के लिए कंट्रीज़ क्या करती हैं कि अपनी करेंसी को डी वैल्यू कर देती हैं, ताकि उनकी उनकी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो चीपर हो जाए और उनकी एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो जाए। अब उनसे जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ ज़्यादा ख़रीदें। इस तरह की जो आपकी डीवैल्यूएशन होती है ये आपकी डर्टी फ्लोटिंग कहला रही होती है, क्योंकि आपकी ये पेसिमिस्टिक अप्रोच है। आप अपनी सिर्फ एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जो है वो अपनी करेंसी को डी वैल्यू कर रहे हैं। दूसरा, फिक्स एक्सचेंज रेट कहाँ यूज़ हो रहा होता है कि आप जो है वो यूजुअली क्या होता है कि स्पेक्यूलेटर्स जो हैं वो, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था कि स्पेक्यूलेटर्स कंटिन्यूसली बाय कर रहे होते हैं फॉरेन करेंसी को, जब उन्हें ये लग रहा होता है कि फॉरेन करेंसी मज़ीद अप्रिशिएट होगी, जैसे कि पाकिस्तान में हो रहा है। डॉलर की वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है और इस वजह से जो स्पेक्यूलेटर है जो ये देख रहे हैं कि वो स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि फ्यूचर में डॉलर मज़ीद इंक्रीज़ हो गई उसकी वैल्यू, वो क्या करते हैं कि डिमांड ऑफ डॉलर इंक्रीज़ कर देते हैं और वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर परचेज़ कर ले, ताकि फ्यूचर में जब एक्सचेंज रेट मज़ीद इंक्रीज़ हो तो उसे वो सेल करके जो है वो प्रॉफिट अर्न कर लें। तो जब कंटिन्यूसली डिमांड ऑफ डॉलर इंक्रीज़ हो रही है, यानी आपका जो है ये आपकी डिमांड ऑफ डॉलर, ये आपकी सप्लाई ऑफ डॉलर, ठीक है, ये आपका इक्विलिब्रियम है। डिमांड आपकी कहाँ ज़्यादा है? यहाँ। ठीक है, तो अगर कंटिन्यूसली आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है और आपकी जो है वो सप्लाई बहुत कम है, तो इसका मतलब है कि आपके एक्सचेंज रेट पे जो है वो प्रेशर आ रहा है। और आपके एक्सचेंज रेट पे प्रेशर क्या आ रहा है कि आपकी जो है वो करेंसी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होने का, आपकी करेंसी की वैल्यू फर्दर डिक्रीज़ हो जाएगी और जो है वो एक्सचेंज रेट आपका इंक्रीज़ होने का ख़तरा है। तो इस केस में सेंट्रल बैंक क्या करता है, इस प्रेशर को ख़त्म करने के लिए इंटरवीन करता है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, जितनी डिमांड है फॉरेन करेंसी की मार्केट में उतनी ही वो क्या करता है, सप्लाई कर देता है फॉरेन करेंसी को, और फॉरेन करेंसी की वो उतनी ही सप्लाई करके जो है वो एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अगर हम इसी चीज़ को यहाँ पे इस वाले केस में देखने की कोशिश करें, इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे सप्लाई ऑफ पाउंड ज़्यादा है और डिमांड ऑफ पाउंड कम है। देखिए, ये बहुत कॉमन फिनोमेना है कि जब भी एक्सेस सप्लाई होती है या एक्सेस डिमांड होती है, यानी अगर एक्सेस सप्लाई आपको किसी चीज़ की दिख रही है तो इसका मतलब है साइमल्टेनियसली किसी दूसरी चीज़ की आपके पास एक्सेस डिमांड है, तभी आपके पास जो है वो एक चीज़ की एक्सेस सप्लाई जो है वो शो हो रही है। यानी अगर आप डॉलर और रुपीज़ को जो है वो कंपेयर कर रहे हो और आप कह रहे हैं कि डॉलर की जो है वो एक्सेस डिमांड है, तो साइमल्टेनियसली इसका मतलब है कि आपके पास रुपीज़ की एक्सेस सप्लाई है। जब एक्सेस डिमांड होती है तो एक्सेस सप्लाई भी जो है वो परसिस्ट कर रही होती है। क्यों? इस बिल्कुल एक मेन बात है कि अगर आप डॉलर परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप रुपीज़ देकर ही डॉलर परचेज़ करना चाह रहे हैं ना, यानी आप डॉलर की डिमांड कर रहे हैं
रुपीज़ की सप्लाई करके। आप रुपीज़ को, हर कोई चाह रहा है कि रुपीज़ को दे दे, रुपीज़ की सप्लाई कर दे और डॉलर को ले ले, यानी वो डॉलर की डिमांड कर रहा है और रुपीज़ की सप्लाई कर रहा है। तो अगर डॉलर की एक्सेस डिमांड है तो इसका मतलब है रुपीज़ की एक्सेस सप्लाई है। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पाउंड की एक्सेस सप्लाई है, तो साइमल्टेनियसली दूसरी करेंसी कौन सी है, डॉलर। तो यानी डॉलर की एक्सेस डिमांड है, ठीक है। अब ये पाउंड की मार्केट है, ये आपको सिर्फ ये बताएगी कि पाउंड की कितनी एक्स्ट्रा सप्लाई या डिमांड जो भी परसिस्ट कर रही है कितनी है। यहाँ ये एक्सेस सप्लाई का केस है। 320 जो है वो सप्लाई हो रही है, पाउंड की सप्लाई है इस मार्केट में, जबकि 270 खाली डिमांड है, यानी 50 बिलियन में है ये, ठीक है। तो यानी 50 बिलियन पाउंड जो है उनकी एक्स्ट्रा सप्लाई हुई भी है मार्केट में। अब पाउंड की सप्लाई तो आपको पता चलेगा ये कितनी एक्सेस सप्लाई है। अब एक्सेस डिमांड डॉलर की कितनी है ये आप कैसे पता करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एक्सचेंज रेट, ठीक है। वो एक्सचेंज रेट जो इस पॉइंट पे चल रहा होगा। जब आप इन 50 पाउंड को कन्वर्ट करेंगे डॉलर्स में तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास, आपको पता चल जाएगा कि डॉलर्स की जो है वो कितनी एक्सेस डिमांड है। देखिए अब आप ये किस तरह निकालेंगे, 50 पाउंड की आपके पास एक्सेस सप्लाई है, ठीक है। और अगर आपको डिमांड निकालनी है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सचेंज रेट से। एक्सचेंज रेट क्या है, 1.98, आपके पास आ जाएगा $99, यानी 50 पाउंड की एक्सेस सप्लाई है मार्केट में और 99 पाउंड की एक्सेस डिमांड है। अब अगर ये गवर्नमेंट चाहती है कि पाउंड की वैल्यू नहीं गिरे, अगर हम फिक्स एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं ना, अब ये मार्केट फोर्सेस पे नहीं छोड़ रही गवर्नमेंट, वो ये चाह रही है कि पाउंड की वैल्यू फर्दर नहीं गिरे, 1.98 से 1.60 पे नहीं आए, तो वो क्या करेगी, इस प्रेशर को ख़त्म करेगी, क्योंकि ये जो एक्सेस सप्लाई एक्सेस डिमांड का प्रेशर क्रिएट हो रहा है ये एक्सचेंज रेट को नीचे की तरफ लेकर आना चाह रहा है। इस प्रेशर को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट 50 पाउंड जो कि एक्सेस सप्लाई थे, मार्केट में एक्सेस थे, उन्हें परचेज कर लेगा सेंट्रल बैंक, और 99 पाउंड की जो एक्सेस डिमांड थी उन्हें जो है वो इंजेक्ट कर देगा, यानी वो मार्केट में आकर सेंट्रल बैंक इंटरवेन करेगा। जो हमने ऑफिशियल रिजर्व पढ़ा था कि जब बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव होगा ऑफिशियल रिजर्व प्लस हो जाएगा, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट प्लस होगा तो ऑफिशियल रिजर्व नेगेटिव हो जाएगा। तो वही वाला काम यहाँ पे हो रहा है कि सेंट्रल बैंक अपने रिजर्व्स लेकर आएगा, पाउंड जो है वो परचेज कर लेगा और उनके बदले में डॉलर्स की जो है वो सप्लाई कर देगा। तो जो प्रेशर क्रिएट हुआ था मार्केट में वो ख़त्म हो जाएगा और एक्सचेंज रेट 1.98 पे ही मेंटेन हो जाएगा। तो इसे कहते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट, कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि 1.98 से नीचे गिरे एक्सचेंज रेट, तो उसने क्या किया, इंटरवेन करके जितनी भी एक्सेस सप्लाई और डिमांड थी उसे ख़त्म करके प्रेशर जो था एक्सचेंज रेट पे उसे ख़त्म कर दिया और उसी एक्सचेंज रेट को जो है वो मेंटेन रखा। इस तरह की जो है वो चीज़ अगर इस वजह से हो कि स्पेकुलेशन की वजह से, अगर ये इस वजह से हो रहा है कि स्पेकुलेशन की वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है और फिर सेंट्रल बैंक को प्रेशर ख़त्म करने के लिए इंटरवीन करना पड़ रहा है, तो ये कहलाएगी आपकी मैनेज्ड फ्लोटिंग, ठीक है, ये आपकी मैनेज्ड फ्लोटिंग है। थर्ड एक ये होता है कि बहुत से कंट्रीज़ अपनी करेंसी को कभी कभी ओवर वैल्यू भी कर रहे होते हैं, और वो ओवर वैल्यू क्यों कर रहे होते हैं, अपने इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए। कि देखिए आपकी जब करेंसी ओवर वैल्यू हो जाएगी, यानी आपकी करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी के मुकाबले में ज़्यादा हो गई, उस करेंसी के मुकाबले में जिससे आप बहुत ज़्यादा चीज़ें इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो आपका इम्पोर्ट बिल जो है वो कम हो जाएगा। किस तरह कम हो जाएगा कि पहले आपको जो जितने रुपीज़ देकर जो है, यानी फॉर एग्जांपल मैं इसको एक इस तरह बता दूं कि अभी $1 160 रुपीज़ के इक्वल है, यानी अगर आपके पास जो है वो $20 का इम्पोर्ट बिल है, अगर आपके पास $20 का इम्पोर्ट बिल है तो आपको $20 का इम्पोर्ट बिल जो है वो पे करने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है, आपको 3200 जो है उनकी ज़रूरत है आपको पैसों की। अगर आप अपनी
करेंसी की वैल्यू को ऊपर कर दिया, यानी इसको ओवर वैल्यू कर दिया। ओवर वैल्यू करने का क्या मतलब है कि अब आपने बोला कि आपकी करेंसी की वैल्यू जो है वो अब आपने कर दी डॉलर के इक्वल 30 के, आपने इसे ओवर वैल्यू कर दिया। यानी अब आप कह रहे हैं कि आपकी पहली करेंसी क्या अंडर वैल्यू चल रही थी, उसकी वैल्यू बहुत कम थी। आप पहले आपको $1 के बदले में सिर्फ 160 रुपीज़ आ रहे थे, जबकि अब 130 रुपीज़ आ रहे हैं। यानी अब आपकी डॉलर की जो है वो चीपर हो गया पहले के मुकाबले में, और रुपीज़ जो है वो आपने एक्सपेंसिव कर दिए, उनकी वैल्यू इंक्रीज़ कर दी है। तो अब आपको $20 का बिल पे करने के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे? 2600। क्या किया आपने? अपना इम्पोर्ट बिल रिड्यूस कर दिया। तो जब अगर आप यूजुअली कभी कभी कंट्रीज़ ये भी कर रहे होते हैं कि अपने इम्पोर्ट बिल को रिड्यूस करने के लिए अपने करेंसी को ओवर वैल्यू रख देते हैं दूसरी करेंसी के मुकाबले में, ताकि वो अपने इम्पोर्ट बिल को जो है वो कम कर सके। ये तरीका भी जो है वो आपका डर्टी फ्लोटिंग में ही आता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं आर्बिट्रेज पे। आर्बिट्रेज विद इन द स्पॉट एक्सचेंज मार्केट। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है, यूजुअली ऐसा होता है कि एक करेंसी की वैल्यू दो जगहों पे अलग अलग हो। एक जगह पे वो करेंसी जो है वो एक्सपेंसिव हो और दूसरी जगह पे वो करेंसी चीपर हो। और ऐसा क्यों होता है कि किसी जगह पे किसी करेंसी की डिमांड ज़्यादा होती है, किसी जगह पे उसकी सप्लाई ज़्यादा होती है। यानी पाकिस्तान में डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो डॉलर यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत एक्सपेंसिव है। कुछ जगहों पे जहाँ उसकी सप्लाई ज़्यादा है वहाँ डॉलर चीपर होगा। तो आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है कि जहाँ जो चीज़ आपको एक्सपेंसिव चीपर मिल रही है, आपने वहाँ से ख़रीदी, चीप खरीदी और एक्सपेंसिव बेच दी जहाँ पे वो एक्सपेंसिव थी, और इन बिटवीन जो भी प्रॉफिट आपने जो है वो अर्न कर लिया। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे इन्होंने बताया है कि लंदन में जो है वो डॉलर चल रहा है 170 पाउंड। एक पाउंड इक्वल है लंदन में, एक पाउंड लंदन में इक्वल है $1.70 के, यानी $1.70। और न्यूयॉर्क में क्या रेट चल रहे हैं पाउंड के? न्यूयॉर्क में एक पाउंड इक्वल है $1.60 के। अब कहाँ पाउंड चीपर है और कहाँ पाउंड एक्सपेंसिव है? जहाँ एक पाउंड में कम डॉलर्स आ रहे हैं, यानी आप एक पाउंड देकर सिर्फ इतने डॉलर्स की चीज़ खरीद सकते हैं, इसका मतलब है यहाँ पाउंड की वैल्यू कम है। और अगर आप एक पाउंड देकर ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं तो इसका मतलब है वहाँ पाउंड की वैल्यू ज़्यादा है। इसको इस तरह जो है वो समझ लिया करें। तो यहाँ पाउंड चीपर है क्योंकि एक पाउंड में सिर्फ $1.60 आ रहे हैं, यहाँ पाउंड चीपर और यहाँ पाउंड एक्सपेंसिव है। तो आप क्या करेंगे? सिंपल, अगर आपको आर्बिट्रेज अर्न करना है, आपने यहाँ से पाउंड ख़रीदा और यहाँ आपने बेच दिया, सेल कर दिया, तो आपको कितना प्रॉफिट मिल गया? यहाँ आपने $1.60 देकर जो है वो ख़रीदा एक पाउंड, और यहाँ आपने 1.70 का डॉलर ख़रीद लिया, तो इन बिटवीन आपको कितना फ़ायदा हुआ? 10 सेंट्स का। आपने हर एक पाउंड पे आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा? 10 सेंट्स का। ठीक है, तो जब आप कंटिन्यूसली ये करते रहेंगे तो यहाँ पे न्यूयॉर्क में क्या होगा कि जब आप यहाँ से परचेज़ किए जा रहे हैं, यहाँ सेल किए जा रहे हैं, तो यहाँ डॉलर जो पाउंड है उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डॉलर की अब पाउंड की शॉर्टेज हो जाएगी, तो यहाँ पाउंड की डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ की प्राइसेस जो पहले कम थी वो इंक्रीज़ होने लग जाएंगी, और यहाँ की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि आप यहाँ से ख़रीद के यहाँ बेचे जा रहे हैं, तो यहाँ सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से प्राइसेस जो हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगी, और एक वक्त पे आके ये दोनों जो हैं वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे, तो फिर कोई आर्बिट्रेज प्रॉफिट ही नहीं बचेगा। तो जब तक आर्बिट्रेज प्रॉफिट होगा आप यहाँ से चीपर जगह से ख़रीद के एक्सपेंसिव जगह पे जो है वो सेल करते रहेंगे। अच्छा, अब हमारे पास टॉपिक आता है ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज का। लास्ट दो टॉपिक्स हैं हमारे पास। इसको समझने से पहले आई थिंक हमें क्रॉस एक्सचेंज रेट समझ लेना चाहिए। क्रॉस एक्सचेंज रेट कौन सा होता है कि जब आपके पास दो एक्सचेंज रेट जो है वो अवेलेबल हों, तो उनको देखते हुए आपको थर्ड एक्सचेंज रेट अगर निकालना हो, यानी आपके पास गिवन है डॉलर ओवर यूरो। एक यूरो कितने डॉलर के इक्वल है? 1.27। और डॉलर ओवर पाउंड, एक पाउंड कितने डॉलर के इक्वल है? 1.38। दो एक्सचेंज रेट आपके पास जो है वो गिवन है। आपको थर्ड अगर निकालने को बोल दिया जाए, यानी आपको बोला जाए कि पाउंड ओवर यूरो निकालें, तो आप कैसे निकालेंगे?
बिल्कुल सिंपल तरीका है, पाउंड ओवर यूरो आपको निकालना है। ये ऊपर है, इसको न्यूमरेटर में ही लिखें। नीचे आप क्या लिखें, जो दूसरी करेंसी है जो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करी, डॉलर्स, डॉलर जो है वो आप यहाँ पे लिखें मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे ऊपर डॉलर आएगा और यूरो नीचे है तो ये यूरो नीचे ही रहेगा, इस तरह लिखें सिंपल। अब क्या करें, अब आप देखें कि पाउंड ओवर डॉलर का एक्सचेंज रेट क्या आपके पास गिवन है? नहीं, आपके पास गिवन है डॉलर ओवर पाउंड का एक्सचेंज रेट। तो अगर आपको पाउंड ओवर डॉलर का एक्सचेंज रेट चाहिए तो आपको इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो आपके पास पाउंड ओवर डॉलर का आएगा। ये एक्सचेंज रेट आपको बता रहा है कि एक पाउंड कितने डॉलर्स के इक्वल है, जबकि आपको वो एक्सचेंज रेट मालूम करना है जिसमें आपको पता चले कि एक डॉलर कितने पाउंड के इक्वल है। तो आपको इसका रेसिप्रोकल चाहिए तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दें, यानी आप यहाँ पे लिख दें 1/1.38। नाउ मल्टीप्लाई बाय, अब आपको कौन सा एक्सचेंज रेट चाहिए? डॉलर ओवर यूरो का। डॉलर ओवर यूरो का एक्सचेंज रेट ऑलरेडी आपको गिवन है, आप इसको एज इट इज लिख दें, कोई भी रेसिप्रोकल नहीं करें। अब आप इसको फाइंड आउट करें, देखें आपके पास ऊपर क्या है 1.27 डिवाइडेड बाय 1.38, क्या आ गया आपके पास 0.92। ये 0.92 आपको कौन सा एक्सचेंज रेट पता चल रहा है? पाउंड ओवर यूरो का। अब अगर आपको कोई बोले कि यूरो ओवर पाउंड का जो है वो एक्सचेंज रेट जो है वो पता करें, तो यूरो ओवर पाउंड का एक्सचेंज रेट बिल्कुल आप इसका रेसिप्रोकल कर दें तो आपके पास यूरो ओवर पाउंड का एक्सचेंज रेट आ जाएगा 1/0.92, 1.08। ठीक है, तो ये क्रॉस एक्सचेंज रेट निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। कोई भी दो करेंसीज आपके पास हो तो आप थर्ड करेंसी निकाल सकते हैं। इसी चीज़ को हम ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज में भी देख लेते हैं। ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज वो अभी हमने जो आर्बिट्रेज देखा था वो कोई दो करेंसीज के जो है वो उनके कंपैरिजन में था। ये ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज जो है वो तीन करेंसीज अगर आपके पास गिवन हो, उनका तीन एक्सचेंज रेट आपके पास गिवन हो, तो उसको देखते हुए आपको अगर जो है वो प्रॉफिट आप कैसे अर्न कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखें, डॉलर ओवर पाउंड का एक्सचेंज रेट गिवन है और डॉलर ओवर स्विस फ्रैंक का आपके पास एक्सचेंज रेट गिवन है। अगर मैं आपको बोलूं कि स्विस फ्रैंक ओवर पाउंड का आप एक्सचेंज रेट निकालें, यहाँ पे तो हम नहीं निकाल सकेंगे, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। स्विस फ्रैंक ओवर पाउंड का अगर आपको एक्सचेंज रेट निकालने को बोला जाए तो देखिए आप क्रॉस एक्सचेंज रेट किस तरह निकालना है। ऊपर जो न्यूमरेटर में करेंसी है उसको आप न्यूमरेटर में ही रखें। नीचे आप कौन सी करेंसीज रखेंगे? थर्ड करेंसी आपके पास कौन सी है? डॉलर, आप डॉलर रखेंगे। मल्टीप्लाई बाय दोबारा डॉलर आएगा, ठीक है, क्रॉस में वही मेन करेंसी आनी चाहिए और न्यूमरेटर में पाउंड है तो न्यूमरेटर में ही पाउंड रहेगा। अब पहला एक्सचेंज रेट जो आपको चाहिए वो स्विस फ्रैंक ओवर डॉलर का है, जबकि आपके पास जो एक्सचेंज रेट गिवन है वो डॉलर ओवर स्विस फ्रैंक है। तो आपको इस एक्सचेंज रेट का उलट करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी 1/0.50 मल्टीप्लाई है। दूसरा एक्सचेंज रेट आपको कौन सा चाहिए? डॉलर ओवर पाउंड का। डॉलर ओवर पाउंड का एक्सचेंज रेट ऑलरेडी आपके पास गिवन है 1.60। अब आप उसको उसी तरह फाइंड आउट कर लें, 1/0.5 किसके इक्वल है? 2 के। 2 मल्टीप्लाई बाय 1.60, ये आपके पास आ रहा है 3.2। अब देखिए बुक की ये मैंने एग्जाम्पल ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज की जो है वो उठाई है और बुक में आई डोंट नो उन्होंने ऐसा क्यों किया है कि उन्होंने जो है वो क्रॉस एक्सचेंज रेट 3 दिया है। इन्होंने ये खुद से जो है वो 3 लिख दिया, जबकि आप क्रॉस निकालेंगे तो क्रॉस इसका 3.2 निकल रहा है। अगर आप यहाँ पे 3.2 करके ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज निकालना चाहेंगे तो आपके पास कोई आर्बिट्रेज नहीं आएगा। शायद इसी वजह से इन्होंने जो है वो यहाँ पे 3 ही एक्सचेंज रेट, क्रॉस एक्सचेंज रेट रखा है, जबकि एक्चुअल में अगर आप इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो आपके पास 3.2 आएगा। ठीक है, इन्होंने 3 रखा है क्योंकि ये प्रॉफिट दिखाना चाह रहे थे ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज। अच्छा, अब देखें ये कह रहे हैं कि आपके पास $150 हैं और आपको जो है वो आप ये एक्सचेंज रेट आपके पास गिवन है। अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो आप किस तरह निकालेंगे? किस प्रोसेस से आपको प्रॉफिट हो सकता है? फर्स्ट प्रोसेस अगर आप देखना चाहें, फर्स्ट प्रोसेस आप किस तरह करें? आपके पास $150 है, आप उनसे सबसे पहले पाउंड खरीदें। ठीक है, कोई सी भी करेंसी आप लें और उससे वो परचेज कर लें। डॉलर से स्टार्ट करना है आपको, डॉलर पे ख़त्म करना है। ठीक है, आपके पास $150 है, आपको एंड ऐसे करना है
कि आपके पास डॉलर्स ही हैं, ऑब्वियसली आपकी करेंसी, आपको किसी दूसरी करेंसी का कुछ नहीं करना। तो अगर आखिर में जो आपके पास करेंसी आई वो 150 से ज़्यादा हुई तो इसका मतलब है आपको प्रॉफिट हो रहा है, और कम हुई तो इसका मतलब है आपको लॉस हो रहा है। अब आपने 150 से सबसे पहले आपने सोचा कि मैं पाउंड परचेज़ करती हूँ, तो पाउंड परचेज़ करने के लिए आपको एक्सचेंज रेट किस तरह यूज़ करना है। देखिए, आपको पता है कि $1 इक्वल है कितने पाउंड के, यहाँ पे वो गिवन नहीं है, क्योंकि आपको 1 पाउंड कितने डॉलर के इक्वल है ये पता है, तो आप इसका रेसिप्रोकल कर लें 1.60 का 1/1.60 क्या आ रहा है आपके पास 0.625। ये 0.625 जो है वो इसका रेसिप्रोकल है, ये आपको बता रहा है। अगर मैं इसे स्पेस में लिख दूँ 0.625, ये आपको बता रहा है कि $1 कितने पाउंड के इक्वल है। ठीक है, आपको पता है कि $1 जो है वो 0.625 पाउंड के इक्वल है, तो $150 कितने पाउंड के इक्वल होंगे, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आएगा 93.75, यानी आपने $150 देकर कितने पाउंड खरीद लिए, 93.75। अब आपको इन 93.75 पाउंड से स्विस फ्रैंक खरीदना है। ठीक है, अब आपको पता है कि एक स्विस फ्रैंक अब हमें स्विस फ्रैंक खरीदना है, तो हमें कौन सा एक्सचेंज रेट देखना है जो कि स्विस फ्रैंक और पाउंड के इक्वल है, ये वाला। अब हमें पता है कि 1 पाउंड इक्वल है 3 स्विस फ्रैंक के, तो 93.75 पाउंड कितने स्विस फ्रैंक के इक्वल होंगे, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 93.75, आपके पास कितना आ जाएगा 28.125। ठीक है, आपके पास आ जाएगा 28.125, ये आपके पास आ गया स्विस फ्रैंक। आपको स्विस फ्रैंक का कुछ नहीं करना, आपको बेसिकली आखिर में क्या चाहिए, डॉलर चाहिए। आपने इन स्विस फ्रैंक से आप डॉलर परचेज करने, तो आप कौन सा एक्सचेंज रेट देखेंगे जो कि स्विस फ्रैंक और डॉलर के इक्वल है। आपको पता है कि एक स्विस फ्रैंक इक्वल है कितने डॉलर्स के, 0.50 डॉलर्स के, तो 28.125 स्विस फ्रैंक कितने डॉलर्स के इक्वल होंगे, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएंगे $140। अब देखिए, आपने शुरू किससे किया था, $150 से, एंड में आपके पास क्या आ गया, $140, यानी आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। आपके $10 जो है वो इस प्रोसेस में जो है वो चले गए, यानी